तो इसीलिए निश्चित रूप से क्लास से जुड़ जाए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आपका पेपर 1, अभी जो हम लोग एक मंथ पढ़ेंगे वो खास करके पेपर 1 ही पढ़ेंगे। पेपर 1 में भी जो है जीके जीएस सेक्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सुबह में हमने जो क्लास लिया था वो 17वीं बीपीएससी का जो अभी जस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 17वीं बीपीएससी में, उसका रीजनिंग सेक्शन को हमने करवाया था। ठीक है, हमने बोला था कि शाम में आपको शेष प्रश्न को करवाएंगे, तो उसको हम लोग सुबह में करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग जो है बिहार स्पेशल, जहाँ से आपके 40 जो पेपर 1 का जो 40 मार्क्स है वहाँ पे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के जो भी ट्रेंड है उसके हिसाब से। तो अभी जो आपका लाइव सेशन चल रहा है वो पेपर 1 किसी भी वर्ग के हैं, चाहे 1 to 5 के हैं, चाहे 6 to 8 हैं, चाहे आप 9 to 12 हैं। पेपर 1 जो है पार्ट 1 कह सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन जो 40 नंबर का है वो सबका कॉमन ही रहता है। 8 क्वेश्चंस मैथ के, 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, 8 क्वेश्चन जीएस के, 8 क्वेश्चन जो है आपके जीके के रहते हैं। ठीक है, तो वो सेक्शन के तहत ही अभी हम लोग फिलहाल जो जीके जीएस है उसको कवर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यहाँ पे आपके 40 नंबर में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 40 का जो पार्ट होता है फर्स्ट, ये आपका 1 to 12 के लिए क्लास चल रहा है। ठीक है, ये जो आपका क्लास चल रहा है आज का, ये 1 to 12 के लिए चल रहा है। और आने वाले समय में अगर आप प्रशासनिक सेवा में बैठते हैं तो वहाँ भी आपको काम आएगा, या आने वाले समय में बेट का एग्जाम होने वाला है प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसमें भी आपको ये मदद करेगा, चूँकि 50 नंबर का वहाँ पे जीके जीएस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोग जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग मेन आते हैं जो आज का टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में ही, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये बिहार का जो पॉलिटी वाला सेक्शन था आज सुबह में हो गया था। ज्योग्राफी सुबह में हमने पॉलिटी पढ़ाया था। ठीक है, कल, और आज जो है ज्योग्राफी, तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तीनों जो है इस मंथ में आपका मैं कवर करा दूंगा। 3-3, 4-4 क्लास का है, बिहार स्पेसिफिक है, तो निश्चित रूप से वीडियो देख लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके 40 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो बिहार ओरिएंटेड ही आपके जीके जीएस होते हैं। अगर आप ज्योग्राफी देखिएगा, यदि आप अगर हिस्ट्री देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें बिहार का जो योगदान है उसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले, ऐसे ओवरऑल हम सब पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी पहले बिहार स्पेसिफिक पढ़ लेंगे जिससे कि कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का ज्योग्राफी। क्या पढ़ने वाले हैं? तो बिहार का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका, कोई बात नहीं। चलिए, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि बिहार की स्थिति के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बिहार का इतिहास जो जानते हैं, तो बिहार जो नाम पड़ा है वो विहार से पड़ा है। विहार यानी जो मॉन्क लोग थे, बौद्धिज्म से जुड़े हुए जो लोग थे, वो यहाँ आकर के रहते थे, शिक्षा अध्ययन करते थे। उसी के कारण जो है विहार उसको कहा जाता था, जहाँ वो लोग रह करके शिक्षा अध्ययन करते थे। और बिहार का ही अपभ्रंशित रूप बिहार है। तो बिहार का जो नामकरण हुआ है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। विहार जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग आके शिक्षा अध्ययन करते थे, क्योंकि प्राचीन समय में जो बिहार था वो आपका शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। खास करके नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने आगे चल करके जो है 12वीं सदी के आसपास उसने विध्वंस कर दिया, उसको तोड़फोड़ दिया। लेकिन
उससे पहले जो प्राचीन समय है उसमें गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, तो कहीं ना कहीं उसी के नाम पे जो है बिहार से ही बिहार हुआ। और बिहार का अगर देखा जाए भौगोलिक स्थिति, चूंकि ये बिहार का ज्योग्राफी है, तो बिहार का अगर भौगोलिक स्थिति अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको बिहार जो है भारत के किस दिशा में दिखेगा, तो भारत के आपके उत्तर पूर्वी दिशा में दिखेगा। ये जो आपका ईशान कोण है, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा बिहार का जो स्थिति है वो भारत के किधर है, तो उत्तर पूर्व स्थिति में, उत्तर पूर्व में है। बिहार जो है भारत के किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है, और निम्न और मध्य गंगा के बेसिन में अवस्थित है। और टोटल जो परसेंटेज है, टोटल भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से ये 2.87% में अवस्थित है। और पूरे अगर राज्य का क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो इसका पोजीशन 12वां है। और जनसंख्या के हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो तीसरा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो उसमें प्रथम नंबर पे बिहार आता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको खूब पूछेगा, ठीक है। तो टोटल भारत का कितना क्षेत्रफल में बिहार फैला हुआ है, तो टोटल भारत का 2.87% में ही आपका क्या है, बिहार फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपका कि 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार, जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और कुल भौगोलिक विस्तार, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कुल भौगोलिक विस्तार जो है इसका वो है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये आपका बिहार टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपका जो साउंड प्रॉपर जा रहा होगा, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं इस चीज को। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर मैसेज करेंगे। तो टोटल याद रखिएगा, टोटल जो क्षेत्रफल है बिहार का कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार जो है पूरे भारत में 12वां पोजीशन रखता है राज्यों के क्रम में। और जनसंख्या के हिसाब से ओवरऑल तीसरा पोजीशन है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उसमें एक नंबर पे आता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बिहार स्पेशल में ये सब चर्चा होगा। अब हम लोग इसके चौहद्दी को देखेंगे। चौहद्दी के रूप में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आपका उत्तर बिहार है, ठीक है, उत्तर बिहार का जो बॉर्डर एरिया है, जो हिमालय से सटा हुआ पार्ट है, तो आपके उत्तर में कौन सा देश पड़ता है, तो वो है नेपाल। क्या पड़ता है, तो उत्तर में नेपाल है चौहद्दी में देखा जाए बिहार का। वही पश्चिम में आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन सा राज्य है, यूपी है। और पूरब में क्या है आपका, पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और वहीं अगर आप दक्षिण में देखें तो झारखंड है। दक्षिण में क्या है, तो बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो आपका झारखंड है। तो यही चीज यहां पे पूरा लिखा हुआ है। दक्षिण में झारखंड, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल और पश्चिम में यूपी। कई बार पूछ देगा कि इसका जो लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर लंबाई बात करें पश्चिम से पूरब यानी यूपी से लेकर के अगर हम उधर चले जाए पश्चिम बंगाल की तरफ, तो उसका जो लंबाई है वो 483 वर्ग किलोमीटर, 483 किलोमीटर, सॉरी कितना है, 483 किलोमीटर है लंबा। बिहार का मैक्सिमम जो लंबाई है पूरब से पश्चिम कितनी है, 483, 483। और फिर अगर चौड़ाई की बात करें तो यानी उत्तर से दक्षिण, ये हुआ लंबाई और ये हुआ चौड़ाई। तो लंबाई हो गया आपका 483, जो लंबा ज्यादा होगा, चौड़ाई जो छोटा है, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये 345 किलोमीटर। तो 345 ये तो याद रहता है जनरली, ये लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सब भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देगा और पूछता है बार बार, ठीक है। तो 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम में फैला हुआ है बिहार, और वहीं उत्तर से दक्षिण में जो ये फैला हुआ है वो 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां तक समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग देखेंगे बिहार का जो आकृति है वो किस प्रकार की आकृति है। ओवरऑल जो बिहार की आकृति है वो आपका कैसा है, तो वो आपका आयताकार है। कैसा है, तो आयताकार है।
बिहार का आपने देखा, जो मैप हमने दिखाया यहाँ पे बिहार का, वो कैसा है, लगभग आयत की तरह है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई लगभग आयताकार दिख रही है, ठीक। एग्जैक्ट तो आयत की तरह रहेगा नहीं, लेकिन ओवरऑल आयताकार है, ठीक है। कई बार पूछ सकता है कि बिहार का जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा बिहार का आकार कैसा है, आयताकार है। अब यहां पे आपको पूछेगा कि अक्षांशीय विस्तार, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार। तो हमने आपको बताया था कि अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। तो जैसे ये ग्लोब है तो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री विश्वत रेखा, या इसको क्या बोलते हैं, विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को, जो ग्लोब है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम लोग भूमध्य रेखा या क्या बोलते हैं, विश्वत रेखा। तो इसके ऊपर ध्रुव तक जो हम पैरेलल समानांतर जो लाइन खींचते हैं, जो विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर जो लाइन खींचते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका अक्षांश रेखा कहलाता है, ठीक है। तो यहां से 90 ऊपर 90 नीचे जाते हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो ऊपर जाके ये बिंदु बन जाता है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो टोटल कितना हो जाता है, अगर देखा जाए तो ये आपका बिंदु हो जाता है दोनों, तो इधर 89 और एक बीच वाला, तो टोटल 179, या आप कह सकते हैं 90 90 कितना हुआ, 180, और बीच वाला एक कितना हो गया, 181। लेकिन 2 हम इसलिए घटा देंगे चूंकि ऊपर जाके ये बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीका से जब जाता है तो यहाँ बिंदु बन जाता है, तो बिंदु को घटा देते हैं। जब अक्षांश रेखा पूछता है तो हम 2 घटा देते हैं, तो 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है। तो अक्षांशीय विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो है आपका 24 डिग्री 20 मिनट, तो 23 के आसपास याद रखिएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है, ये तो आपको पता होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और चूंकि भारत क्या है, उत्तर में है। ग्लोब पे अगर आप देखें तो भारत की अवस्थिति क्या है, तो पूर्वोत्तर भाग में आपका भारत पड़ता है, ठीक है। तो भारत की स्थिति, चूंकि भारत से आपको पता है कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो बिहार के बगल में जो झारखंड है उससे होकर गुजरता है। तो इससे अंदाजा लगाइएगा कि 21 या 24 के बाद जो है वो रहेगा डाटा, जैसे मान के चलिए 18 दे दे, 19 दे दे, 20 दे दे, तो वो नहीं होगा। यानी 23 23.5 के आसपास वाला डाटा हो सकता है। कई बार क्या होता है, माइंड से एस्केप हो जाता है कि 24 था कि 28 था कि 63 था। तो अक्षांशीय विस्तार में याद रखिएगा, चूंकि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा होता है, तो उसके चूंकि झारखंड से गुजरता है, 8 राज्य से भारत से गुजरता है, ये तो सबको पता होता है। तो वहां से बगल में आपका बिहार है, तो उससे आप याद रखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, यानी 24 से 27, एक राउंड फिगर याद रखिएगा। 24 से 27 का अक्षांशीय विस्तार जो है वो आपका प्यारा बिहार का है, ठीक है। तो ये सब एग्जैक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करा देता है। 4-5 जब ऑप्शन देख लेते 24, 25, 26, तो फिर आप भूल जाते 26 था कि 28 था कि 29 था। तो हमेशा याद रखिएगा 23.5 डिग्री के बगल वाला होगा, ठीक है। तो उससे और 3 ही डिग्री का अक्षांशीय दूरी है, तो 24 से 27 आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका याद रहेगा। अब देखिए देशांतरीय विस्तार, तो भारत का ही देशांतरीय विस्तार अगर आप देखें कि जो ग्रीन बीच से भारत की जो अवस्थिति है, देशांतर रेखा क्या है, देशांतर रेखा से हम लोग समय निर्धारण रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा जो मेन रूप से यामियोत्तर रेखा जो है वो ग्रीन बीच लंदन से होकर गुजरती है। उससे जो पूरब, जब हम ग्लोब को 2 पूरब और पश्चिम भागों में बांटते हैं, उसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। जो प्रधान यामियोत्तर रेखा है, जो ग्रीन बीच से होकर के गुजरा है, काल्पनिक रेखा, उसके पूरब में जाते हैं तो समय आपका बढ़ता है, पश्चिम जाते तो घटता है, ठीक है। वो सब हमने ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रखा है। तो भारत की स्थिति आपका कितना के आसपास है, तो लगभग 82.5 डिग्री, चूंकि आपको पता होगा कि 82.5 डिग्री भारत की अवस्थिति है देशांतरीय विस्तार, ठीक है। ओवरऑल 30 डिग्री का आपका जो है देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो चूंकि इलाहाबाद का जो मिर्जापुर है, जो मानक है अपने देश का, उसका 82.5 डिग्री पे अवस्थिति है। तो चूंकि यूपी के बगल में बिहार है, तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 82 डिग्री के आसपास वाला ही जो है आपका देशांतरीय विस्तार होगा, ठीक है। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री, यानी 5 डिग्री का वहां पे आपको डिफरेंस है दोनों, यानी आपका विस्तार जो है पूर्वी देशांतर में है। सिंपल सी बात है, भारत यहां पे स्थित है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में ही होगी,
अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी अक्षांश में होगा, लेकिन देशांतरीय विस्तार में किधर होगा, पूरब के साइड में ही होगा। क्योंकि देशांतर जो होता है वो आपका क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकली दायां बायां देखते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका ये जो लाइन हो गया, ये देशांतरीय रेखा हो गया, जो कि टोटल 180 इधर 180, तो टोटल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है आपको, बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, 83 से 88, राउंड फिगर बस याद रखिएगा। हम इसलिए आपको ये अभी इतना चर्चा किए, हो सकता है कि वहां आप 83 ना सोच करके 88 वाला मार दीजिए, 85 वाला मार दीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रीन बीच जो होता है वहां से 82.5 डिग्री पे आपका भारत है, जो कि मिर्जापुर का इलाहाबाद है, ठीक है। और उसके आधार पर चूंकि यूपी के बगल में बिहार है, तो हम लोग 83 अंदाज याद रखेंगे, ठीक है। तो एक याद करने का राउंड फिगर आपको हमने बता दिया, बाकी याद रखिए एग्जैक्ट डाटा, तो वो सबसे बढ़िया है, 2-3 बार आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। बिहार का पूछ देगा कि पटना की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी। अब पटना जिला का नाम दे देगा, ठीक है, बिहार का नाम पूछ करके, तो बिहार का ही है तो पटना का भी उतना ही होगा, ठीक है। तो आगे पीछे 2-4 फीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन राउंड फिगर में तो उतना ही होगा। तो बिहार का जो ऊंचाई है समुद्र तल से 173 फीट है। वहीं अगर मीटर की बात करें तो 53 मीटर। वही जो जैसे एक बार पूछा था कोसी वाले क्षेत्र का जो ऊंचाई कितना है समुद्र तल से, तो सिंपल सी बात है, बिहार में भी वो नीचा वाला पार्ट है, तभी तो वहां बाढ़ आती है, पानी जम जाता है। तो उस स्थिति में हम जाने अंदाजा लगाएंगे कि 50 से कम ही होगा, क्योंकि बिहार की ही ऊंचाई जो है 53 मीटर है, तो उससे नीचे ही होगा, यानी 40-50 के रेंज में होगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आपको बीपीएससी पूछ देता है। डायरेक्ट वो क्वेश्चन कहीं नहीं दिखेगा, ना ही आपको यूट्यूब या कहीं पे आप गूगल पे वो सर्च मारिएगा तो आंसर आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो आपके तर्क शक्ति को देखने के लिए, तर्क क्षमता कितना उसको देखने के लिए ऐसा एग्जामिनर करता है, ठीक है। तो ये सब आप आधार बना सकते हैं। तो 173 फीट समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। वहीं मीटर की बात करें तो वो 53 मीटर हो जाता है। समुद्र तल से उसकी दूरी, जो सबसे नजदीकतम समुद्र का जो पार्ट है वो उड़ीसा पड़ेगा बिहार का सामने में। जैसे अगर भारत का मैप देखें, ठीक है, तो भारत का अगर मैप देखिए तो ये जो स्थिति है, ये जो बिहार का पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट इधर अगर हम उड़ीसा अभी होगा कहीं मैप में तो हम दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे नजदीक, अब देखिए यहाँ आपका दिख रहा होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है समुद्र, यहाँ ये आपका पूरा समुद्र का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सब क्या है, समुद्र है। और ये बंगाल की खाड़ी है, इधर इधर आपका अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो ये जो उड़ीसा है, ये बगल में आपका झारखंड है, इधर उड़ीसा है। तो उड़ीसा का तटीय भाग से लेकर के बिहार की जो दूरी हो गई वो 200 किलोमीटर की है। कितनी है, तो 200 किलोमीटर। अगर पूछेगा दूरी समुद्र तल से कितना है बिहार का, तो वो याद रखिएगा टोटल 200 किलोमीटर है उड़ीसा के साइड से। और वहीं अगर ऊंचाई की बात करें तो आपका 53 मीटर हो जाएगा, 173 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि आपने पढ़ लिया अभी, ठीक है। तो ये नोट्स आपके ग्रुप में हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया, फिर मैं भेज दूंगा। जो लोग ऐप से परचेज कर चुके हैं तो उनके ऐप में भी ये सब सारे नोट्स दिखेंगे। टेस्ट वगैरह भी डाल दिए गए हैं, तो आप लोग टेस्ट वगैरह भी देते रहिएगा। धीरे धीरे सारा जो सिलेबस के नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो सारे आपके ऐप में डाल दिया जाएगा। चलिए, अब यहां तक समझ गए होंगे कि देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, इसकी अवस्थिति, इसका साइज, ठीक है, और समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी। उम्मीद करते हैं अगर यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसको देखिए, यहां पे थोड़ा सा चौहद्दी के बारे में चर्चा किया गया है। तो उत्तर में आपका नेपाल, अभी तुरंत हमने बताया। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और आपके दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो झारखंड है, ठीक है। अब देखिए जिला की संख्या कितनी, कई बार पूछ देता है कि कितने जिला किससे सटे हुए, ठीक है। तो नेपाल वाला जो एरिया है, बॉर्डर का जो एरिया है बिहार का, उससे जो सटे हुए जिलों की जो संख्या है वो टोटल 7 जिला है। कितना जिला है, तो 7 जिला, ठीक है। वहीं यूपी से बिहार का 8 जिला सटता है, वहीं झारखंड से 8 जिला सटता है, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला सटता है, ठीक है। तो 8 जिला जो है, और 8 जिला यूपी झारखंड। तो कई बार पूछेगा सबसे ज्यादा जिला किसे टच करता है, तो अगर ऑप्शन दे दे यूपी झारखंड तो दोनों हो जाएगा, एक से अधिक वाला आंसर चला जाता है। तो इस तरीका से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है आपको फंसाने के लिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है। और सबसे कम जिला अगर कोई टच करता है बिहार का, वो है पश्चिम बंगाल से।
ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा प्ले अगर करते हैं तो ये थोड़ा छोटा तो हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए बिहार की जो भौगोलिक संरचना है उसको हम लोग देखेंगे। तो बिहार जो है मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। बिहार जो है वो मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों में विभाजित है। थोड़ा सा हाँ, अब इसमें जो है मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। बिहार को कितने भागों में बांटेंगे? तो बिहार को 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का जो भौगोलिक संरचना है वो कितने भागों से मिलकर बना है। तो वो 4 भाग है। सबसे पहला पार्ट है आर्कियन युग की संरचना। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं भूगर्भिक संरचना के आधार पर, अभी कई आधार होंगे। ठीक है, तो ये भूगर्भ के आधार पे जो पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ, ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर से मेग्मा निकला और बाहर आकर के चट्टान का निर्माण हुआ, जिससे आग्नेय चट्टान बनता है, फिर वही टूट फूट करके मिट्टी का निर्माण करता है। तो उसके आधार पर जो है बिहार का जो है 4 भाग में विभाजन हुआ है। सबसे पहला आर्कियन युग की संरचना कौन सा है? आर्कियन युग की संरचना, जो दक्षिण बिहार का पठारी एरिया है, सबसे पहले उसका निर्माण हुआ। उसके बाद विंध्य समूह की संरचना, ठीक है, विंध्य समूह। उसके बाद टर्सरी संरचना, और आपको पता होगा जो हिमालय है बिहार का वो टर्सरी संरचना के अंतर्गत है। उसके बाद है मैदानी जो पार्ट है, क्वाटरनरी, यानी चौथी महाकल्प। ये महाकल्प है, एरा है, ईस्वी है, मतलब ये प्राचीन समय में किस प्रकार से मिट्टी चट्टान बने, फिर चट्टान से मिट्टी बना, फिर बिहार राज्य का निर्माण हुआ। तो वो जो भूगर्भिक आधार पे जो बिहार को बांटा गया है वो मेन रूप से 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो आर्कियन युग की चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बारे में, जो कि सबसे पुराना है। खास करके ये किधर मिलेगा आपको? मुंगेर की पहाड़ी वगैरह में। ठीक है, जो कि दक्षिण का जो पठारी एरिया है वो आर्कियन युग की चट्टान मिलेगा उसमें। उसके बाद विंध्य समूह, जो विंध्याचल, जो कि आपका यूपी, यानी अगर हम बिहार की संरचना बनाएं, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो विंध्य, जो कि रोहतास कैमूर का जो पठारी एरिया है वहां पे विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद आर्कियन युग भी 2 पार्ट में, एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, खास करके जो है खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, ये सब। उसके बाद टर्सरी संरचना तो हमने आपको बताया, हिमालय का जो निर्माण हुआ टर्सरी तृतीय महाकल्प में हुआ है। चूंकि ये नवीन वलित पर्वतमाला है हिमालय, कभी वहां पे टेथिस नाम का महासागर हुआ करता था। जब प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया हुई और उसके माध्यम से जब सटा, और खास करके जो गोंडवाना लैंड है, जो पृथ्वी जो पहले क्या था, सब जगह एक ही जगह था, उसको पेंजिया बोला जाता था, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो धीरे धीरे वो क्या हुआ कि पूरा पृथ्वी जो ग्लोब है, अगर आप देखा जाए तो ये पहले अगर ग्लोब है तो सारा पूरा जो पृथ्वी का जो धरातल पार्ट है वो एक जगह था, जिसको पेंजिया बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ कि इसमें टूटा। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुआ? टूटा। तो एक इधर गया, एक इधर, तो 2 पार्ट में बट गया। तो एक जो है आपका लोरेशिया कहलाता है और नीचे वाला पार्ट है गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट फिर कट करके जब मिला, ठीक है, जो आपका दक्षिण भारत का जो पार्ट है, जो उत्तर भारत जो कि लोरेशिया वाला पार्ट था, यूरोपीय जिसको प्लेट बोलते, जब उससे टकराया तो वहीं पे जो टेथिस नाम का बीच में सागर था आगे चल करके, तो वो टेथिस नाम के सागर के जगह हिमालय की उत्पत्ति हुई। और ये सब घटना टर्सरी युग की घटना है। इसीलिए जो चूंकि बिहार का पार्ट है, जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी अभी हम लोग पढ़ेंगे, शिवालिक की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी का जो एरिया है पश्चिम चंपारण का, वो सब आपका क्या है? टर्सरी युग, हिमालय का पार्ट है इसीलिए। ठीक है, विंध्य समूह में हम लोग पढ़ेंगे रोहतास कैमूर का पठार का एरिया जो है, जहाँ पे कि आपका चूना पत्थर वगैरह मिलता है। उसके बाद आर्कियन युग में हम लोग मुंगेर की पहाड़ी वगैरह पढ़ेंगे, जहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद क्वाटरनरी में आपका गंगा का जो मैदानी एरिया, चूंकि जब पहाड़ का निर्माण होगा तो ग्लेशियर बनेगा, ग्लेशियर से क्या होगा? बर्फ पिघलेगा, तो वो चट्टानों को
तोड़ते हुए लाएगा धरातल पे, और धीरे धीरे जो खाई है भरेगा और वहाँ पे मैदान का निर्माण होगा, और वहीं पे जो गंगा का, जो उत्तर गंगा का और दक्षिण गंगा का मैदानी भाग का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो सारे हुए क्वाटरनरी। सबसे लास्ट में क्वाटरनरी यानी चौथी महाकल्प। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो क्वाटरनरी मतलब चौथी महाकल्प, सबसे बाद में गंगा का मैदानी भाग बना। यानी सबसे पुराना पार्ट अगर कोई पूछे बिहार का कौन सा होगा, तो दक्षिण का पठारी एरिया, जो दक्षिण बिहार का पठार का जो पार्ट है, खास करके आपका मुंगेर की पहाड़ी, आर्कियन कर्म की चट्टानें, विंध्य कर्म की चट्टानें, ये सब आपका सबसे पुराना पार्ट है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब देखिए आर्कियन युग, पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ, आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी है पहले तरल अवस्था में ही था, क्योंकि ये क्या है, खौलता हुआ मैग्मा लोहा जिसको कह सकते हैं, क्योंकि कभी पृथ्वी भी सूर्य का ही पार्ट हुआ करता था, किसी तारे का ही पार्ट हुआ करता था, और जब वह सूर्य से टूटा, अलग हुआ किसी तारे से, तो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के क्रम में अभी भी पृथ्वी के अंदर जो गर्भ में अभी भी खौलता हुआ लावा मैग्मा है, जो कि तरल अवस्था में है। यानी पूरा पृथ्वी पहले तरल अवस्था में था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं कहीं विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बाहर का पार्ट आया, उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, जमा, और उसके कारण जो आपका ठोस जो बना, वही जो चट्टान होता है उसको हम लोग आर्कियन चट्टान कहते हैं। खास करके आग्नेय प्रकार का जो चट्टान होता है, ठीक है, उसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। और आर्कियन युग की चट्टान जो है वो धारवाड़ समूह जो है बिहार का, जैसे मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी वगैरह में किस कर्म की चट्टानें हैं, तो धारवाड़ कर्म की चट्टानें हैं। ठीक है, तो आर्कियन जो चट्टान है उसी में आपका धारवाड़ कर्म की संरचना भी पाई जाती है, जिसमें जीवाश्म नहीं होता है। जिसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता है। जिसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता है। 450 से 60 करोड़ वर्ष पुराना है ये। सबसे पहले आर्कियन कर्म के चट्टान का ही निर्माण हुआ था। चूंकि खौलता हुआ गर्म चीज में कोई जीव रहेगा नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, गर्म चीज में जब जीव नहीं रह सकता है तो वहां जीवाश्म मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी आर्कियन कर्म की चट्टानें उसमें किसी प्रकार का आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप बिहार का मैप देख रहे होंगे, और इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, आपके जो पीडीएफ है उसमें अच्छे से आपको दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा ये, तो इसलिए आपको हल्का दिख रहा होगा। तो ये वाला जो एरिया आपका जो डिजाइन किया हुआ है, ये वाला एरिया आपका कौन सा है, तो ये आपका विंध्य कर्म है। क्या है, विंध्य कर्म। यानी आप याद रखिएगा, जो दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया है, रोहतास कैमूर वाला एरिया है, वहां पे विंध्य कर्म की चट्टानें हैं। कौन सा कर्म का है, तो विंध्य कर्म। और इधर वाला जो एरिया यहाँ पे है आपको पूरा गया, औरंगाबाद, इधर पूरा अगर आप खड़गपुर, मुंगेर, भागलपुर तक जाइए, तो वो जो आपका चट्टान है वो आपका कौन सा चट्टान है, आर्कियन चट्टान बोलते हैं, आर्कियन कर्म की चट्टान। उसमें भी आर्कियन भी दो पार्ट में, एक धारवाड़ आता है, धारवाड़ कर्म की चट्टान। ठीक है, इसी को आर्कियन भी कहा जाता है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे, जो उत्तर कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, ये आपका हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र है। और इसमें जो चट्टानें हैं वो आपका क्या है, टर्सरी। किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो टर्सरी चट्टानें हैं। बाद बाकी ये बीच की गंगा नदी है, और उत्तर और दक्षिण का ये क्या है, मैदानी एरिया है। उत्तर और दक्षिण का क्या है, मैदानी एरिया है। ठीक है, तो याद रखना, धारवाड़ कर्म की चट्टानें या आर्कियन कर्म की चट्टानें में जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका विंध्य कर्म की चट्टानें खास करके चूना पत्थर के लिए फेमस है, पायराइट्स के लिए फेमस है। तो ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका भौगोलिक संरचना है बिहार का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धारवाड़ कर्म की चट्टानें कहाँ हैं, विंध्य कर्म की चट्टानें कहाँ हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वाटरनरी चट्टानें कहाँ पे हैं, और फिर आपका टर्सरी कहाँ पे है। ठीक है, टर्सरी हिमालय वाला पार्ट, क्वाटरनरी मैदानी पार्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर आगे देखेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। क्वाटरनरी थोड़ा सा ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आर्कियन, ये आपका विंध्य कर्म की चट्टानें हैं, ये आपका धारवाड़ कर्म की चट्टानें हैं।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, धारवाड़ कर्म की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलेगी, तो मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में, खड़गपुर की पहाड़ी, नीचे आपका दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर, बांका, यह यहाँ पे आपका क्या है, तो आपका धारवाड़ कर्म की चट्टानें हैं। चलिए अब खनिज के बारे में देखेंगे, कहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है, ठीक है, कौन सा खनिज कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिंदकर्म की चट्टान, ठीक है। बिंदकर्म जो आपका बिहार का, जो हमने बताया, बिहार का जो रोहतास कैमूर वाला जो एरिया है, ठीक है, रोहतास कैमूर वाला जो एरिया है, यानी उसको हम लोग कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम वाला एरिया। दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में कौन कौन सा खनिज है, तो बिंदकर्म की चट्टानें कहाँ है, रोहतास में, कैमूर का पठार में, औरंगाबाद, डेहरी, ऑनसोन नाम सुने होंगे, जो कि टोटल क्षेत्रफल 1280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें क्या चीज, कौन सा खनिज है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि चूना पत्थर कहाँ मिलता है, ठीक है, सीमेंट की फैक्ट्री किस साइड होगी, जहां चूना पत्थर होगा वहीं होगा, ठीक है। तो चूना पत्थर आपको कहाँ मिलेगा, तो रोहतास के पहाड़ी में, पठारी में, पहाड़ वाला जो एरिया है, कैमूर का पठार है, उसमें मिलेगा। बालूकास्म यानी बालूकास्म जो चट्टान है वो भी आपको मिलेगा। फ्लैग चट्टान मिलेगा। उसके बाद क्वार्टजाइट मिलेगा। क्वार्टजाइट ये सब कहाँ पे मिलेगा आपको, तो बिंदकर्म की जो चट्टानें हैं खास करके रोहतास और कैमूर में, वहां आपको मिलेगा। और पूरे देश का सबसे ज्यादा पायराइट्स अगर उत्पादन होता है तो वो पूरे बिहार में होता है, 75%, जिससे कि सल्फर का निर्माण होता है, वो आपका बिहार में ही होता है। तो यानी देश का जो 75% पायराइट्स उत्पादन कौन करता है, आपका प्यारा बिहार। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर पायराइट्स का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपका बिहार में ही होता है। कहाँ पे होता है, तो वो आपका बिहार में ही होता है, 75% पायराइट्स, ठीक है। तो और इसमें आपका ग्रेनाइट भी मिलेगा खनिज में, सेल भी मिलेगा, स्लेट भी मिलेगा, क्वार्टजाइट भी मिलेगा। अमझोर एक जगह है, ठीक है, अमझोर बंजारी एक जगह है बिहार में, रोहतास के एरिया में ही, जहां पे कि 60 से 90 सेंटीमीटर जो मिट्टी है उसमें मोटी तह जो है वो पायराइट्स का मिलता है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पायराइट्स आपके अमझोर जो एरिया है, रोहतास कैमूर का ही पार्ट है, तो उधर ही आपको देखने को मिलेगा। और इससे कि सल्फ्यूरिक H2SO4, जो कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जो है H2SO4 का निर्माण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किससे बनाए जाते हैं, पायराइट से ही बनाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बिंदकर्म की चट्टानों के बारे में हमने बता ही दिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे टर्सरी चट्टान, जो कि टर्सरी चट्टान जो है वो आपका तृतीय महाकल्प में बना, जो कि हिमालय का एरिया है, जो कि अगर बिहार में देखें, बिहार में देखा जाए तो जो हिमालय का एरिया, देखिए अगर आप लोग कॉपी ले, कल भी हमने बोला था कि कॉपी लेके बैठिएगा, हो सके तो वीडियो बाद में रोक करके अपना नोट्स बनाने की इच्छा हो तो बना लीजिएगा। तो ये वाला जो एरिया है हिमालय का, वो टर्सरी युग का है, और इसमें जो है इसको हम लोग तृतीय महाकल्प भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी काल में विश्व की सबसे ऊंची नवीन जो बलित मोरदार पर्वत है हिमालय, वो उसका निर्माण हुआ। और यह हिमालय पर्वत श्रेणी का जो दक्षिणतम पार्ट है, उत्तर वाला पार्ट नहीं, दक्षिण पार्ट है, क्योंकि उसके आगे उत्तर के साइड में और हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, लघु हिमालय, ठीक है, बृहत हिमालय, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दक्षिण भाग है जो बिहार के चंपारण जिला में, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद उत्तर के सहारे विस्तृत है। इसकी ऊंचाई लगभग 250 से 800 मीटर है, ज़्यादा नहीं है। एवरेस्ट तो 8848 मीटर है, लेकिन बिहार में जो इसकी ऊंचाई है, जो सोमेश्वर पहाड़ी है, बिहार में पड़ता है, हिमालय का ही पार्ट है, लघु हिमालय का, तो उसमें 250 से 800 मीटर ही ऊंचा पहाड़ी है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं तो टर्सरी हिमालय वाला पार्ट, पश्चिम चंपारण वाला एरिया अगर पूछे किस युग में बना होगा, जो पहाड़ी एरिया है, तो समझ में आ गया टर्सरी युग। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्वाटरनरी संरचना, जो चतुर्थ महाकल्प में जब पहाड़ बनेगा तो ग्लेशियर बनेगा, चूंकि ऊंचाई होगा तो हवा ठंडा होगा तो वहाँ बर्फ जमा होगा,
जलवाष्प के कण बर्फ के रूप में जमा होंगे, ग्लेशियर पिघलेगा, नदी बनेगा, नदी बहा करके चट्टान को लाएगा और वहीं से जो है खादर बांगर जो मिट्टी है उसका निर्माण होगा। तो ये जो इसको कई बार क्वाटरनरी को हम लोग बोलते हैं प्लेस्टोसीन काल, प्लेस्टोसीन काल। कई बार ये क्वाटरनरी संरचना पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि बिहार का मैदानी भाग किस काल का है गंगा का, तो प्लिस्टोसीन काल भी हम इसको बोलते हैं। प्लिस्टोसीन काल के अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद, जब शिवालिक हिमालय बन गया उसके बाद और हिमालय और छोटा नागपुर के बीच में, देखिए जब सिंपल सी बात है थोड़ा सा समझिए, ये मान के चलिए दो प्लेट है, ये टकराया, ठीक है। जब ये टकराया तो बीच में यहाँ पे कभी टेथिस नाम का सागर था, क्या था, टेथिस नाम का सागर था। तो ये जब दोनों आपस में टकराए तो इस प्रकार से निर्माण हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है जब ये उठा तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, नीचे हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, खाई हो गया, ये पार्ट खाई हो गया। तो धीरे धीरे जब यहाँ ग्लेशियर बना, नदियाँ बनी, तो धीरे धीरे अपने साथ कंकर पत्थर बालू के कण लेकर के इसको भरती गई और भर के इसको एक प्रकार से मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। तो वही जो है आपका गंगा का मैदानी एरिया हो जाता है। तो छोटा नागपुर, चूंकि ये इधर वाला पार्ट ऊंचा है, अब बीच में आपका नीचा हो गया था, यहाँ वाला पार्ट है, तो यही धीरे धीरे भरते भरते नदियों के माध्यम से जो बालू के कण आए वो धीरे धीरे भरते भरते जो है मैदानी भाग का निर्माण कर दिया। तो यही जो है वो आपके प्लिस्टोसीन काल के अंतिम चरण में जो शिवालिक उत्थान हुआ, उसके बाद जो छोटा नागपुर का पठार है उसके और बीच में खाई हो गया होगा। तो धीरे धीरे जो नदियाँ उत्तर भारत से जो नेपाल से जो बह के आई, चाहे गंडक हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो, चाहे ये बागमती हो, चाहे कोसी हो, चाहे महानंदा हो, उससे जो है ये बिहार का मैदानी एरिया का निर्माण हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है बिहार के टोटल क्षेत्रफल का जो मैदानी एरिया है वो 95% है। पूरा जो एरिया है वो मैदानी एरिया जो क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत जो एरिया है, जो चतुर्थ महाकल्प में बना है, वो 95% एरिया है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो संरचना है भूगर्भिक स्थिति से, उसके हिसाब से कौन सा है, तो क्वाटरनरी संरचना, याद रखिएगा। चूंकि मैदानी जो एरिया है बहुत बड़ा है बिहार का, चूंकि बिहार तो मैदानी एरिया में ही आता है। थोड़ा सा कॉर्नर में आपका उधर उत्तर पश्चिम में, थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में है, और थोड़ा सा बॉर्डर एरिया जो झारखंड का वो आपका पहाड़ी चट्टानी एरिया है। चलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो भाग है वो कौन सा है, तो दक्षिण बिहार का भाग है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बीपीएससी पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा, ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार का सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार का सबसे पुराना जो भाग है वो आपका दक्षिण का पार्ट है। खास करके जो आपका जो एरिया हमने बताया आर्कियन क्रम की चट्टान वाला, विंध्य क्रम की चट्टानों वाला, उसी में धारवार क्रम है, आर्कियन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो वो चलिए देखिए यही सब क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपके एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्वाटरनरी क्या है, टर्सरी युग क्या है, किस क्रम की चट्टानें कहाँ हैं, आप कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़ता सब है, रटता सब है, लेकिन जब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो एट ए टाइम एग्जाम के टाइम पे आप कंफ्यूज ज़्यादा होइएगा, और बीपीएससी आपको कंफ्यूज कराने के लिए वैसा क्वेश्चन पूछ ही देगा, ठीक है। सबसे प्राचीन कौन सा होगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस क्रम की चट्टानें हैं। अब जब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होगा ज्योग्राफी का, तब तक आप रट करके ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। मेहनत बहुत ज़्यादा होगा और गलती बनने का संभावना भी ज़्यादा होगा। हो सकता है आने वाले समय में निगेटिव मार्किंग टीआरई के एग्जाम में भी हो जाए, ठीक है। चलिए वो तो था भौगोलिक संरचना के आधार पर। अब ये जो आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये भौतिक बनावट है, बस वही चीज है, उसको एक बार थोड़ी हम लोग देख लेंगे भौतिक बनावट के आधार पर। तो ये वाला जो एरिया, फिर बात करते हैं, तो ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है बिहार का, ठीक है, ये वाला एरिया बिहार का हिमालय का पार्ट है, उत्तर का हिमालय वाला भाग, हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र ये हो गया। ये वाला जो एरिया हो गया दक्षिण बिहार का जो है ये सीमांत पठारी क्षेत्र। इस बार पूछा था एक क्वेश्चन बीपीएससी 70वीं में कि जो मुंगेर की पहाड़ी है वो दक्षिण का कौन सा, मतलब बिहार का कौन सा भाग है। लिखे हुए था दक्षिण का मैदानी भाग, दक्षिण का पहाड़ी भाग, दक्षिण का
या इसी प्रकार से चट्टानी भाग कुछ था। तो उसका एग्जैक्ट आंसर जो था तो दक्षिण का पहाड़ी एरिया ही होगा, क्योंकि मैदानी एरिया अलग है और पहाड़ी एरिया अलग है। तो चूंकि उसको पठार लिखना था, पठारी एरिया में आता है, लेकिन पहाड़ी था, चूंकि पहाड़ भी है तो पहाड़ी एरिया हम उसको बोल सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज हैं और जब तक आंसर नहीं दे दे, कई लोग इसको मैदानी एरिया बता रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले, लेकिन मेरे हिसाब से वो पहाड़ी एरिया ही होगा, दक्षिण बिहार का पहाड़ी एरिया। ठीक है, पठारी पहाड़ पठार चूंकि यहाँ पे हैं, पहाड़ भी है, खड़गपुर में पहाड़ी है, तो पहाड़ एरिया हो सकता है दक्षिण बिहार का, यही एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी कई लोग इसको मैदानी एरिया में ही भी काउंट कर रहे हैं। ये जो सोमेश्वर की श्रेणी जो थी उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन में, जब हम सुबह में आज कराएंगे आपको कल, ठीक है, कल करवाएंगे आपको 70वीं बीपीएससी के सारे क्वेश्चन, तो वहाँ ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन, तो चर्चा करेंगे फिर। अब है बिहार का जो विशाल मैदान है, ये जो एरिया है विशाल मैदान वाला जो एरिया है, ये आपका जो गंगा नदी का उत्तर वाला भाग है वो उत्तरी गंगा का मैदान है। ये क्या है? उत्तरी गंगा की मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान गंगा का, और ये हो गया दक्षिण का गंगा का मैदान। तो जो बिहार का जो विशाल मैदान है जो 95% एरिया में फैला हुआ है, वो आपका जो है उत्तर और दक्षिण भाग में बटा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 4 भाग कौन कौन सा हो गया भौतिक बनावट के हिसाब से? हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र, दक्षिण का पठारी एरिया, उत्तर का मैदानी एरिया, दक्षिण बिहार का मैदानी एरिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो ग्राफिक सेट किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें एनिमेशन लगा दिया गया है, जिस कारण से थोड़ा ये लेटर सब इधर उधर हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बैक ही कर लेते हैं, ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही ठीक है। चलिए, अब देखिए, हिमालय का जो पर्वत पादीय जो क्षेत्र है, हिमालय का जो पार्ट हमने बताया, जैसे ये पूरे बिहार का जब मैप बनाते हैं हम लोग, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। एक है आपका सोमेश्वर श्रेणी, जो एकदम हिमालय का प्योर एरिया हो गया, सोमेश्वर श्रेणी। उसके बाद है आपका हरहा घाटी दून, जैसे देहरादून है ना, दून होता है 2 पहाड़ों के बीच का जो घाटी होता है, समतल मैदानी एरिया, उसको हम लोग दून बोलते हैं। और एक है आपका रामनगर दून की पहाड़ी। तो ये 3 भाग में हम लोग जो हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है, सबसे सर्वोच्च चोटी जो है उसका 880 मीटर, सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो 800। देखिए, सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अभी आगे मैप भी दिखाएंगे, तो इसकी जो लंबाई है वो 75 किलोमीटर का है और चौड़ाई 56 किलोमीटर का है। त्रिवेणी नहर से लेकर के भिखना ठोरी दर्रा के बीच में ये आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो पूछ सकता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो त्रिवेणी नहर, जो कि त्रिवेणी नहर किधर है, तो वो उसके पूरब में, पश्चिम में है, और पूरब में भिखना ठोरी दर्रा है। भिखना ठोरी दर्रा होता है 2 पहाड़ों के बीच का गैप, और उसी से नेपाल की ओर रास्ता भी जाता है। तो ये आपका पश्चिम में त्रिवेणी नहर है और आपका पूरब में भिखना ठोरी दर्रा है, और उसी बीच में आपकी सोमेश्वर की श्रेणी है, जो कि चौड़ाई 56 किलोमीटर है और लंबाई 75 किलोमीटर है। ठीक है, ये सारे के सारे सोमेश्वर की पहाड़ी, हरहा घाटी दून या रामनगर दून जो है वो आपके शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आप नोट्स में अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो दर्रा का निर्माण हुआ, तो अब पहाड़ों पे दर्रा कैसे बनेगा? तो नदियां बहेगी, तो नदियां अपने साथ चट्टान को ले जाएगी, बहाएगी, तो उससे क्या होगा? कट जाएगा, जगह बन जाएगा, गैप हो जाएगा, पहाड़ों के बीच में गैप बन जाएगा, उसी को दर्रा बोलते हैं। तो भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा, ये तीनों दर्रा जो है वो वहां पे है, कहाँ पे? सोमेश्वर की श्रेणी में, और उसके माध्यम से नेपाल जाने आने का रास्ता भी वहीं से निकलता है। यह दर्रा भारत नेपाल के बीच यातायात हेतु रास्ता प्रदान करते हैं। दर्रा नहीं हो तो रास्ता ही नहीं बनेगा, पहाड़ के बीच से आप जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा मैप में यहां पे दिखाया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। ऊपर में यहां पे आपका सोमेश्वर की श्रेणी है, इधर आपका शिवालिक है। ठीक है, तो ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है सोमेश्वर, उसके बाद इधर का एरिया जो है शिवालिक का पार्ट है,
ये सोमेश्वर का पार्ट है, और ये वाला जो एरिया है वो आपका हरहा नदी घाटी दून पड़ता है। ठीक है, अब इस इधर वाला जो एरिया है वो आपका क्या है, रामनगर दून है। ये कौन सा एरिया है, तो रामनगर दून है। ठीक है, देखिए रामनगर दून यहां लिखा हुआ है अच्छे से कौन सा एरिया है। तो देखिए हरहा घाटी दून, हरहा घाटी दून कहाँ है, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून, सोमेश्वर की श्रेणी और रामनगर दून के बीच जो स्थित जो घाटी है उसको हरहा नदी घाटी या दून कहते हैं, दून घाटी कहते हैं, जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। रामनगर दून सोमेश्वर की श्रेणी जो कि यहाँ पे है उसके दक्षिण में स्थित है, उसके दक्षिण में स्थित है और लंबाई 32 किलोमीटर का है। तो पूछ सकता है कि सोमेश्वर की श्रेणी के दक्षिण में, या पूछ देगा कि रामनगर दून सोमेश्वर के किस दिशा में पड़ता है। ठीक है, अगर डीपली जाएगा तो उसके दक्षिण में, सोमेश्वर के दक्षिण में कौन सा दून है, रामनगर दून है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई 242 मीटर है। लेकिन अगर सोमेश्वर पहाड़ी की मैक्सिमम ऊंचाई कितनी थी, तो 800 मीटर है। तो रामनगर दून की लेकिन मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है, संतपुर के निकट 242 मीटर है। तो ये था आपका पहाड़ी वाला पोर्शन जो कि बिहार के उत्तर पश्चिम का जो एरिया है वहां का हमने बताया। ठीक है, अब उत्तर बिहार का जो मैदानी एरिया है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर बिहार का जो मैदान है उसको हम लोग जो है यहां पर देख पा रहे होंगे कि वो 4 भाग में बांटा गया है। उत्तर का जो मैदानी एरिया है उसको हम लोगों ने, हमने, या जो भूगोल शास्त्री है कहिए, क्योंकि हम लोग भी तो भूगोल शास्त्री के ही बातों को मान रहे हैं, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है उत्तर बिहार के मैदान। सबसे पहला जो पार्ट है भाबर या उप तराई वाला एरिया। भाबर किसको कहते हैं, सिंपल सी बात है, जब पहाड़ बना होगा, मान के चलिए ये पहाड़ बना, ठीक है, पहाड़ बना तो ये खाई बना, ये मान के चलिए ऊंचा वाला पार्ट है जो कि छोटा नागपुर का पठार मान लीजिए ये है। ठीक है, जो पठारी एरिया है, ये बीच में जो है आपका क्या है कि ये पहाड़ बन गया है, तो ये खाई बना होगा शुरुआती दौर में, यहाँ से नदियाँ निकली, जो यहाँ छोटे छोटे पहाड़ चट्टान होंगे उसको वो बहा करके ले गई होगी और फिर यहाँ पे उसने भरा होगा। तो जो मोटे चट्टान होंगे, जो बड़े बड़े होंगे, वो पहाड़ के तराई एरिया में जमा हो गए होंगे। धीरे धीरे छोटा छोटा कण से ये सब धीरे धीरे जो हल्के कण होंगे वो आगे बढ़े होंगे। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा जहाँ पे बड़े बड़े चट्टान, मोटे मोटे चट्टान से निर्माण हुआ होगा टुकड़ा से, ठीक है, जैसे बालू का होता है ना कण, तो मोटा कण जो कंकर पत्थर है उससे जो बना होगा उसको हम लोग बोलते हैं भाबर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाबर। कई बार भाबर के नीचे नीचे से नदियां बहती है, ऊपर से लगेगा कि समतल है, मैदान है, लेकिन नदियां नीचे नीचे बहती रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैप रहता है, ये चट्टानों के बीच में क्या है, गैप रहता है, तो उससे नदियां निकलती है। आपको लगेगा नदी नहीं है, लेकिन उसके नीचे से, भाबर के नीचे से नदियां बह रही होती है। ठीक है, भाबर या उप तराई क्षेत्र पश्चिम से पूर्व जो है 7 जिले इसमें, यानी आपका अगर उत्तर बिहार की बात करें तो ये वाला जो एरिया है नेपाल का जो पहाड़ी एरिया, उसके नीचे वाला जो पर्वत पादीय क्षेत्र है उसमें 7 जिले, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, यहाँ पे आपका जो है भाबर वाला एरिया दिखेगा। फिर जो नदियां हैं, नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, और जो पुरानी हो गई यानी अब वहां से नदियां नहीं बह रही है, वहां पे नई मिट्टी का जमाव नहीं कर रही है, तो वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बांगर। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। कई बार पूछ देगा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम है, तो बांगर। याद रखिएगा, खादर ऐसे भी खाद, तो नया नया चीज जो होगा नदी किनारे में, आप पता होगा जो बीच में निकल जाता है जैसे टापू टाइप का, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं, दियरा का क्षेत्र दियरा बोलते हैं। तो दियरा के क्षेत्र में क्या है कि आप केवल बीज को जाकर के कोई भी बीज बो दीजिए, उसमें खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एकदम अच्छा फसल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, हर एक बार मिट्टी जो है नई आती है तो उसमें उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से ऐसा होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी तो खादर हो गई ना, एक प्रकार से खाद उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जो नदियों के
माध्यम से बहा के लाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बांगर बोलते हैं, और उसमें कंकर पत्थर की अधिकता होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता अधिकता होती है। ठीक है, उसके बाद जो खादर वाला एरिया होता है जलोढ़, उसमें आपका गोखुर झील का भी निर्माण होगा। जैसे बेगूसराय में कांवर झील है, एक प्रकार का गोखुर झील है, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील क्या है, जैसे मान चलिए ये नदियां बह रही है, कभी रास्ता परिवर्तित कर दी, अब इधर से वो पहले बह रही थी, अब वो रास्ता इधर आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया बच गया, कभी वहाँ पे चूंकि जब नदियाँ बहती है तो उसका कटाव भी होता है, तो नीचा रहता है, तराई का एरिया हो जाता है, तो वहाँ वेटलैंड्स बन जाते हैं, पानी जम जाता है बरसात के मौसम में। ठीक है, तो उसी को हम लोग झील बोलते हैं। पानी स्थिर हो गया, एक जगह जमा हो गया कुछ मौसम में, खास करके बरसात के सीजन में। ठीक है, फिर रास्ता बदल लिया, या अभी ऐसे जा रही है फिर ऐसे हो गई, तो ये वाला जो एरिया हो गया तो गोखुर झील उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसका भी निर्माण जो है खास करके देरा वगैरह, दीरा के क्षेत्र में भी होता है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है चौर, चौर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मन, मोइन, देहाती भाषा मोइन, चौर, छारन, ये सब बोलते हैं। ये सब वेटलैंड्स होते हैं, और यहाँ पे कई प्रकार के आपके उद्यान मिलेंगे, पक्षी विहार, जैसे नागिनक्टी डैम वगैरह है जो पक्षी अभ्यारण्य, जमुई में बहुत सारे हैं। ठीक है, और इसमें खास करके आपके मखाना उत्पादन होगा इस एरिया में, चूँकि मखाना का जो उत्पादन होता है वो पानी में ही होता है। ठीक है, तो मत्स्य पालन के लिए ये सब वेटलैंड्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पक्षी विहार यहाँ पे होते हैं, पक्षियाँ बहुत सारे साइबेरियन पक्षी इस एरिया में आते हैं प्रजनन करने के लिए टेम्परेचर के कारण। ठीक है, रूस से उड़ के पक्षियाँ बेगूसराय या जो अन्य जो भी पक्षी विहार है वहाँ पे आती है, हजारों हजार की संख्या में। क्यों आती है, तो चूंकि वो यहाँ पे प्रजनन करने आती है, फिर प्रजनन करके अपने बच्चों को लेकर के साथ में उड़ जाती है। भले हम लोग यहाँ पे उसका शिकार कर लेते हैं, अलग बात है, लेकिन वो हजारों की संख्या में अपना प्रजनन करने के लिए ही वो इस क्षेत्र में आती है, क्योंकि साइबेरियन क्षेत्र उस समय बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसलिए पर्यटन, मखाना का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होता है। पर्यटन भी लोग वैसे एरिया में जाते हैं, नाव के माध्यम से घूमते टहलते हैं, तो पर्यटन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब जो है आपका मैदानी एरिया का जो पार्ट है, चारों भाग में हमने खादर, बांगर, भाबर के बारे में बताया, चौर, मन, गोखुर झील के बारे में बताया। ठीक है, अब है दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, दक्षिण बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार में जो आपका मेन रूप से अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो एरिया है, एक तो आपका गंगा का ये वाला एरिया है, गंगा, और इधर आपकी सोन नदी है, सोन नदी है। ठीक है, तो सोन और गंगा के नदी के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो आपका भोजपुर का जो मैदान है, बक्सर, भोजपुर, तो इसको हम लोग भोजपुर का मैदान बोलते हैं। भोजपुर का मैदान जो है सोन गंगा दोआब कहलाता है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जगह, तो सोन नदी और गंगा नदी के बीच का जो जगह है, सोन नदी आकर के सोनपुर का मेला जहाँ लगता है, आपको पता होगा हाजीपुर के पास मिलती है गंगा में, तो सोन नदी और गंगा के बीच का जो मैदानी एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं सोन गंगा का दोआबी क्षेत्र, जो कि भोजपुर का एरिया है। उसके बाद एक लखीसराय में क्यूल नदी है, क्यूल नदी, तो सिंपल सी बात है, जो सोन नदी और क्यूल नदी के बीच का जो दोआब होगा, दो नदी के बीच का एरिया, वो क्या कहलाएगा, सोन क्यूल नदी, यानी उसको हम लोग मगध का मैदान भी बोलते हैं। तो कई बार पूछ देगा कि मगध का मैदान किन दो नदियों के बीच के जगह कहा जाता है, तो सोन और क्यूल नदी। फिर क्यूल नदी के बाद जो है इधर आपका राजमहल की पहाड़ी है, जो कि झारखंड का पार्ट है, भागलपुर की तरफ। क्यूल नदी और राजमहल की पहाड़ी तक का जो एरिया है, अंग महाजनपद, जो भागलपुर मुंगेर का एरिया है, अंग महाजनपद में आता था पहले। तो अंग महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा, जहां का राजा कर्ण हुआ करता था महाभारत काल में। ठीक है, तो अंग महाजनपद जो है आपका क्यूल से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक, आपका छोटा नागपुर का पठारी एरिया, उधर आपका भागलपुर का एरिया जो है उधर, ठीक है, तो वहां तक फैला हुआ है, तो उसको हम लोग अंग का मैदान बोलते हैं। तो भोजपुर का मैदान हो गया किस दो नदी के बीच में, तो गंगा और सोन नदी के बीच का मैदानी एरिया। सोन और क्यूल नदी के बीच का मगध का मैदान, और क्यूल और राजमहल की पहाड़ी के बीच का जो जगह है, जो मैदान है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मैदान, तो अंग का मैदान। ठीक है, अंग का मैदान, यहीं का कभी राजा कर्ण हुआ करता था, नहीं कुंती पुत्र,
चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये दक्षिण बिहार के मैदानी भाग को 3 भागों में बांट के हमने पढ़ा। अब यहाँ पे है दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, ठीक है। जो दक्षिण का बिहार का हमने बताया था पठारी क्षेत्र है, तो उसमें कैमूर का पठार जो कि एकदम इस बॉर्डर बिहार जिसे है, तो ये वाला एरिया कैमूर और रोहतास, तो कैमूर का पठार जिसका लंबाई 483 किलोमीटर है, ये गलती है 483 नहीं होगा, ठीक है, चौड़ाई 80 किलोमीटर है। रोहतास का पठार औसत ऊंचाई 450 मीटर है। औसत ऊंचाई कितना है? तो 450 मीटर है। कैमूर का औसत ऊंचाई कितना है? तो 450 मीटर है। ये बिहार के किस साइड में पड़ेगा? तो दक्षिण पश्चिम एरिया में, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण का संकीर्ण। उसके बाद इधर जो धारवार कर्म की चट्टान जो हम लोगों ने पढ़ा था आर्कियन युग, उसमें खड़गपुर की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई मैक्सिमम 510, कोडरमा पठार, कोडरमा में अबरक की खान मिलता है, अबरक, ठीक है, वहाँ कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। बांका से जमुई तक फैला हुआ है, बांका से लेकर के जमुई तक धारवार कर्म की चट्टानें पाई जाती। कई बार पूछेगा खड़गपुर की पहाड़ी में किस कर्म की चट्टानें, या मुंगेर में धारवार कर्म। सलेट, सलेट जो पहले हम लोग बचपन में याद होगा, जो लोग अब तो सलेट वो आता नहीं है, मिट्टी वाला नहीं, तो वो जो सलेट था वो मिलता था क्वार्टजाइट, अबरक, बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो अयस्क है, चीनी मिट्टी, ठीक है, भागलपुर का एरिया में एस्बेस्टस, बालू पत्थर, ये सब खनिज आपको यहाँ पे, कहाँ पे? तो धारवार कर्म की चट्टानों में मिलता है, खास करके मुंगेर, गया, उधर चले जाइए जमुई साइड में, ठीक है, तो वो सब एरिया में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है यहाँ तक समझने में? क्या इसके आधार पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे करें? आप लोग बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। कि पहले मैं बनाने दे दूं, फिर बाद में आप लोग जो है बना के फिर चलिए, अगर देखता हूं अगर क्वेश्चन होगा तो मैं ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर इसका करवा दूंगा। देख लेता हूं अगर मेरे पास इसमें अभी क्वेश्चन होगा। चलिए, क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। दिख रहा होगा? दिख रहा है क्या? अच्छे से दिख रहा है? आप लोग देख पा रहे हैं? चलिए आंसर बताइएगा जरा। यह क्वेश्चन पिछले बार ही पूछा था एग्जाम में, बीपीएससी के ही एग्जाम में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, सही जवाब, ठीक है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब बताइए, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? शुरुआत में ही हमने बताया था, भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के रेशियो में बिहार का कितना प्रतिशत है? जरा बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है 2.86%। कितना है? 2.86%। कितना है? तो 2.86%। किन्हीं कोई दिक्कत भी है? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.86%, ठीक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग
लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे या फिर ऐप के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमारे संस्थान के बारे में लोगों को बताएं, शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, ठीक है, जिससे मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा सकूं। बीच बीच में मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं पढ़ाता रहता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर जो है डिमोटिवेट हो जाता हूं। चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा आसपास में वीडियो जरूर शेयर करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान वर्तमान में कितना है? पहले 13वां बीच में हो गया था, फिर 12वां हो गया। केमा है? 12वां, ठीक है, 12वां याद रखिएगा। केमा है तो 12वां है, बीच में 13वां हो गया था, लेकिन फिर 12वां हो गया। चलिए, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, बताइए। आर्कियन युग की चट्टानों को अभी तुरंत हमने बताया था, चार, दो ही भाग हमने बताया था ना, एक धारवार कर्म का, एक आर्कियन खुद है, ठीक है। आर्कियन युग है, आर्कियन कर्म और धारवार कर्म दो ही था ना, तीन कैसे हो गया? तीन कहाँ हमने बताया? आर्कियन युग दो भाग में, एक आर्कियन कर्म खुद ही है और दूसरा धारवार कर्म, ठीक है, दूसरा क्या है? धारवार कर्म। क्या किन्हीं को दिक्कत है क्या? सही है, आगे बढ़े? किन्हीं को थोड़ा भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। अभी तो हमने बताया था ना, आर्कियन युग दो भाग में, आर्कियन कर्म और धारवार कर्म, ठीक है। चलिए अब बताइए, धारवार कर्म की शैल समूह में पाई जाती खनिज चट्टानें, खनिज चट्टानें, बिंद समूह की चट्टानें, आधुनिक युग की चट्टानें। जो भी खनिज होगा वो कहाँ मिलेगा? वो सब आपको धारवार कर्म में ही मिलेगा। जो भी खनिज होगा वो कहाँ मिलेगा? तो वो आपको धारवार कर्म में ही दिखाई देगा, ठीक है। जितने भी खनिज होंगे वो आपको धारवार समूह में ही रहता है, ठीक है। तो खनिज कहाँ मिलेगा? तो याद रखिएगा, खनिज कहाँ मिलेगा? तो धारवार कर्म की चट्टानों में ही मिलता है खनिज, ठीक है। ये थोड़ा आपको कलर हल्का दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैं आगे से ब्लैक स्क्रीन कर दूंगा, वो चूंकि टाइपिस्ट जिन्होंने किया टाइपिंग, उन्होंने ये बैकग्राउंड शुरू में वाइट ही कर दिया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ ब्लैक, तो वो स्पष्ट दिखेगा, आप लोग को थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। चलिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धारवार कर्म की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है? बताइए, आप लोग आंसर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। मुंगेर, जमुई, नवादा, उपरोक्त सभी, जल्दी से बताइए। धारवार कर्म की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है? क्या होगा आंसर? तेजी से बताइए। बिल्कुल सही है, मुंगेर, जमुई, नवादा सभी धारवार कर्म की ही चट्टानों में आते हैं, ठीक है। चलिए, उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है।
जो भी लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं तेजी से, मात्र अभी 599 में दिया जा रहा है, ठीक है। इस वीक के बाद आपका रेट फिर 999 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो लोग जल्द से जल्द जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए, अगर हमसे पढ़ना है तो, बाकी कोई बात ही नहीं है। सेमरी कर्म की चट्टानें पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा, सेमरी याद रखिएगा बस, रोहतास में पाई जाती है। सेमरी कर्म की चट्टानें कहाँ मिलती है, तो रोहतास में मिलती है। फैक्ट याद रखिएगा बस, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था, बताए थे किस युग में हुआ था, तो एक तो आपका टर्सरी युग में तो हुआ ही है, और प्लेस्टोसीन युग भी, इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन। चूंकि देखिए हिमालय का जो निर्माण हुआ एक लंबे समय में हुआ, एकाएक तुरंत नहीं होता है। अभी भी हिमालय बढ़ रहा है, कहते हैं ना जिंदा पहाड़ है। जिंदा पहाड़ मतलब क्या, वो सजीव थोड़ा ही है जो बढ़ रहा है, वो आपस में चट्टानें आज भी टकरा रही है, फोर्स लगा रही है, तो वो धीरे धीरे हल्का हल्का ऊपर उठ रहा है, ठीक है। 8848 हो सकता है 50 साल बाद हम लोग जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे वो पढ़ेंगे 8850 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो आपके सभी इयोसीन काल, एल्गोसीन काल, मायोसीन काल, तीनों कालखंड में, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कालखंड में हिमालय नहीं बना है, वो लंबा समय में बना है, और वो युग इयोसीन युग भी था, एलिगोसीन भी आगे चल के, और मायोसीन युग अभी भी निर्माण हो ही रहा है। अभी भी प्लेस्टोसीन युग में भी हिमालय का निर्माण हो ही रहा, बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार का किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ, तो हिमालय का दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में आपका शिवालिक श्रेणी, दूसरे और तीसरे उत्थान क्रम में क्या होगा, शिवालिक श्रेणी, और चौथे क्रम में आपका मैदानी एरिया बना, जिसको हम लोग क्वाटरनरी बोले थे, ठीक है। हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में, ठीक है। तो एक तो शिवालिक श्रेणी है ही, ठीक है। जब शिवालिक श्रेणी, देखिए इसका भी जो कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ उसके बाद से लेकर के जब हिमालय बना, तो ये भी आपका मैदानी एरिया का भी निर्माण होना शुरू हो गया। गंगा का जो मैदानी एरिया है इसका भी निर्माण होने लगा, तो इसलिए इसका आंसर भी उपरोक्त सभी होगा। हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ, तो गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ये तीनों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है, चलिए बताइए बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। व्हाट्सएप पर वीडियो नहीं आ रहा है, ऐप में आ ही रहा है। हर एक वीडियो को व्हाट्सएप पे क्यों हम भेजें, जब आपके ऐप में दिख ही रहा है, ऐसे हम भेज देंगे, लेकिन उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐप खोलिए, ऐप में देखिए, ऐप खोलने अभी तक नहीं आया, लाइव सेशन पे लाइव देखा कीजिए, फिर आपका फोल्डर बना देंगे, धीरे धीरे वो फोल्डर खोलना सीख जाइए, सब फोल्डर खोल खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजने का कोई तुक नहीं है, हर एक वीडियो हम नहीं भेज पाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ वीडियो अभी आपको भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से भी, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ मैं अगर आपको दे दूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर आप शेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उतना ही चीज़ हम लोग शेयर करने देंगे जितना कि मुझे नुकसान नहीं हो, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है, तो अभी तुरंत हमने बताया था कि बिहार का जो दक्षिणतम जो भाग है, दक्षिण वाला भाग है, वो सबसे पुराना है। बिहार का जो दक्षिण वाला एरिया है वो आपका क्या है, सबसे पुराना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, लाइट हमने बंद किया है, या थोड़ा सा एक सेकंड इसको रहने देते हैं, अंदर से लाइट इसका सेक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। उच्चावास की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है ऊंचाई के दृष्टिकोण से। सबसे पहला हिमालय का पर्वतीय पादिया क्षेत्र, बिहार का विशाल मैदान, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, तो तीनों हो जाएगा। अभी तुरंत हमने बताया था
कि हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र, गंगा का विशाल मैदान जो पार्ट है बिहार का, और तीसरा दक्षिण का सीमांत पठारी भाग। तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में आपको बांट सकते हैं बिहार के उच्चावास को यानी भूमि को। ठीक है, बिहार का शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावास के आधार पर बांटा जा सकता है। तो देखिए अभी तुरंत हमने बताया था, दक्षिण का निम्न पहाड़ी भाग हो सकता है, उत्तर पूर्व की घाटी हो सकती है, और सोमेश्वर की श्रेणी हो सकती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, गंगा का जो उत्तर मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, तो गंगा का जो उत्तर वाला पार्ट, दक्षिण का नहीं, ठीक है, तो टोटल तो 95% हमने बोला था, लेकिन ये बोला गंगा का उत्तरी पार्ट जो मैदानी एरिया है वो कितने भाग में फैला हुआ है, तो वो आपका 62.86, एकदम एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा। एग्जैक्ट डाटा क्या है, 62.86, एग्जैक्ट डाटा क्या है, 62.86। ठीक है, उत्तर का जो मैदानी एरिया है बिहार का वो टोटल कितना है, तो 62.86%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर बिहार के मैदान के नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है। अभी हमने बताया दीरा का भी निर्माण होता है, चौर का भी निर्माण होता है, झील जो कांवर झील वगैरह है, गोखुर झील उसका भी निर्माण होता है, छारन झील भी उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये सभी हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। अब देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी, जहां नदियां होगी जो बहा करके ले जाएगी वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा, खास करके गंगा का जो मैदानी एरिया होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जहां जहां नदियां बहेगी वो अपने साथ जो नवीन मिट्टी को लाएगी। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर आपको जो है उपरोक्त सभी मारना है, चूंकि कोसी का एरिया है, सहरसा का एरिया, वहाँ भी नवीन मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दरभंगा में भी जो नदियाँ हैं वो बहा के लिए बागमती वगैरह है, ठीक है, कमला, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिहार के दक्षिण सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है। अभी तुरंत हमने बताया था, जो दक्षिणतम पार्ट है उसमें नीस भी है, सिस्ट भी है, ग्रेनाइट वाला भी है, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है सोन और कोसी नदी के निक्षेप से। क्या सोन और कोसी नदी के निक्षेप से होगा, कभी नहीं होगा। सोन चूंकि दक्षिण बिहार की है और कोसी उत्तर बिहार की है, तो ये तो संभव ही नहीं है। एक सेकेंड, दूसरा है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिल्कुल, बिहार के उत्तर का जो मैदान है गंगा और उसकी सहायक नदियों से, ये हो जाएगा। गंगा और सोन नदी के निक्षेप से बिल्कुल नहीं, ये तो आपका जो एरिया था वो भोजपुर का एरिया था। गंडक और घाघरा नदी, ये बिल्कुल नहीं, गंडक और घाघरा के बिल्कुल नहीं। तो उत्तरी गंगा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, गंगा और सोन तो दक्षिण बिहार में है ना, सोन नदी और गंगा, तो आप ऑप्शन सी क्यों बता रहे हैं, यानी आपने देखा नहीं सोन नदी किधर से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि वो आपका मगध का भी मैदान है, दक्षिण वाला पार्ट, वो आपका अंग का भी मैदान है जो कि क्यूल और राजमहल की पहाड़ी के बीच का। गंगा और सोन नदी का जो एरिया, जो भोजपुर का एरिया, वो भी है, यानी उपरोक्त क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ऑप्शन देख करके आप लोग बनाया कीजिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, फिर से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। गंगा के दक्षिण मैदानी पार्ट को बांटा जा सकता है, तो सोन गंगा दोआब क्षेत्र तो बताया ही, मगध का मैदान भी, अंग का मैदान भी, तो उपरोक्त सभी। दक्षिण के मैदानी भाग को तो इस पार्ट में बांटा ना हमने, गंगा और सोन का जो एरिया था, भोजपुर का जो एरिया था, फिर मगध जो हमने बोला था, सोन नदी और क्यूल नदी के बीच का एरिया, फिर अंग का जो हमने बताया था कि आपका जो क्यूल और जो है राजमहल की पहाड़ी का एरिया।
तो उपरोक्त आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव मैं लगभग करवा दिया हूँ। ये कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर शुरू में ही बताया था हमने, 1280 किलोमीटर में फैला हुआ है। सारे थ्योरी के ही पार्ट हैं, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पूरा आपका जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी वगैरह खुद बनाइएगा और फिर आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपका किया हुआ है और आंसर भी आपको जो है पीडीएफ में नीचे में डाल दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान जो सागर था वो उसका क्या नाम था, टेथिस सागर। ठीक है, तो ये सब आप लोग बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हमने दिया है जो आप लोग बनाइएगा और फिर आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। और आने वाले समय में जो भी टीआरई के एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है केवल ये बीपीएससी में ही मदद करेगा, बिहार स्पेसिफिक कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे आपको ये बिहार स्पेशल मदद करेगा। आने वाले समय में वेट का एग्ज़ाम होगा, या हो सकता है आने वाले समय में जो भी कंपटीशन में आप बैठे बिहार लेवल के, उसमें जहां बिहार स्पेशल होगा वहां पे आपको ये टॉपिक मदद पहुंचाएगा। निश्चित रूप से आपको यहां से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से दिखाई देगा। और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा वहां 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिक्स रखिएगा, 50 में से 2 यहां से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, गारंटेड क्वेश्चन यहां से आएंगे। 40 में से, सॉरी 40-40 का रहता है, तो 40 में से निश्चित 2 क्वेश्चन फिक्स रखिएगा। बिहार स्पेसिफिक इन सब प्रश्नों में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं।